खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस में मीटिंगों का दौर जारी है। सोनिया गांधी की रिहाइशगाह पर आज पार्टी के सीनियर लीडरों की मीटिंग होने वाली है। प्रशांत किशोर भी मीटिंग में शिरकत करेंगे। पार्टी में बड़ी तब्दीली के आसार नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस में मीटिंगों का दौर जारी है। सोनिया गांधी की रिहाइशगाह पर आज पार्टी के सीनियर लीडरों की मीटिंग होगी। प्रशांत किशोर भी मीटिंग में शरीक होंगे। पार्टी में बड़ी तब्दीली के आसार नजर आ रहे हैं। यह खबर आपको कांग्रेस की जानिब से बताई जा रही है, जहां पर मीटिंगों का दौर जारी है और आज सोनिया गांधी के रिहाइशगाह पर मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में कई अहम लीडरान शरीक होंगे, जिनमें प्रशांत किशोर भी शामिल हैं। और इस मीटिंग के बाद, इस पार्टी के मीटिंग के बाद बड़ी तब्दीली के आसार नजर आने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट बीजेपी इख्तिदार वाली कई रियासतों में जारी बिलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयतुल उलमा हिंद की अर्जी पर समाअत कर रहा है। समाअत अभी शुरू हुई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में तशद्दुद के बाद कल एनडीएमसी ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बिलडोजर के जरिए इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी थी। आपको बता दें कि जहांगीरपुरी तशद्दुद के ताल्लुक से अभी सुप्रीम कोर्ट बीजेपी इख्तिदार वाली कई रियासतों में जारी बिलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयतुल उलमा हिंद की अर्जी पर समाअत कर रहा है। समाअत अभी शुरू हुई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में तशद्दुद के बाद कल एनडीएमसी ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बिलडोजर के जरिए इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी थी और अभी सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। देखने वाली बात होगी, कुछ ही देर में फैसला भी सुप्रीम कोर्ट अपना सुनाएगा। फिर देखते हैं कि किसके हक में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। आपको बता दें कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बिलडोजर के जरिए इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन्हदामी कार्रवाई पर रोक लगा दी थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने समाअत का वक्त दिया था और अभी सुप्रीम कोर्ट में इस ताल्लुक से समाअत जारी है। कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट इस ताल्लुक से अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट बीजेपी इख्तिदार वाली कई रियासतों में जारी बिलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयतुल उलमा की अर्जी पर समाअत कर रहा है। समाअत अभी शुरू हुई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में तशद्दुद के बाद कल एनडीएमसी ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बिलडोजर के जरिए इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी थी और अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर समाअत कर रहा है। इस पूरे मामले को देखकर अब सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कार्रवाई अपना फैसला सुना सकता है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। कुछ ही देर में अब सुप्रीम कोर्ट समाअत के बाद अपना फैसला सुनाएगा। देखने वाली ये बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला किसके हक में सुनाएगा। कल इन्हदामी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी थी और सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि आज इस मामले की समाअत होगी। अर्जी गुजार जमीयतुल उलमा हिंद की समाअत कर रहा
हमारे साथ इस मामले पर पूरे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुशील पांडे। सुशील पांडे, अब सुप्रीम कोर्ट में अभी समाअत जारी है, क्या कुछ है तफसील? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में वकील दुष्यंत दवे की तरफ से कहा गया है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट बनाया जा रहा है और बीजेपी के अध्यक्ष के द्वारा ये फिलहाल लेटर लिखा गया, उसके बाद एमसीडी की कार्रवाई शुरू की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा सवाल रहा कि जहांगीरपुरी हिंसा में के बाद जो एमसीडी की कार्रवाई हुई उसमें नेशनल मुद्दा क्या है, यानी कि राष्ट्रीय मुद्दा क्या है। ये फिलहाल एक कार्रवाई है जो विभागीय कार्रवाई है। अगर जो दूसरी याचिका है, यानी कि जो जमीयत की याचिका है, उसके मुद्दे पर जब बात करेंगे तब हम इस मसले पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट जहांगीरपुरी मामले में जो अतिक्रमण हटाया गया है, जिस पर वकील दुष्यंत दवे हैं, वो अपनी दलील रख रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक विशेष समुदाय के लोगों को नुकसान पहुंचाया गया है और ऐसे में एक न्यायिक जांच की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल वकील दुष्यंत दवे ने यह भी कहा है कि एमसीडी के द्वारा बिना कोई नोटिस जारी किए ये कार्रवाई की गई है और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट को आगे आकर इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में कहा है कि जिस तरह जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाया गया, उस मामले में हम दूसरे पक्ष को भी सुनेंगे। बहरहाल अभी दुष्यंत दवे की तरफ से साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि सुशील, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कल इन्हदामी कार्रवाई के दौरान आपसे कई सारे लोगों ने बातचीत की होगी, क्या उन्हें इस ताल्लुक से पहले कोई नोटिस दिया गया था? में मेंशनिंग या इस मामले में बात करने का अभी कोई औचित्य नहीं है। जमीयत की जब अर्जी आएगी आगे तब उस पूरे मामले पर सुनवाई करेंगे। फिलहाल अभी दलीलों का दौर जारी है। देखते हैं कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश जारी करता है। जी सुशील, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। दिल्ली की जहांगीरपुरी तशद्दुद के बाद गैरकानूनी तजावुजात पर बिल्डोजर चलाए जाने पर सियासी घमासान हो रहा है। बिल्डोजर कार्रवाई की मुखालफत में जहां अपोजिशन जमातें बीजेपी को निशाना बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी की दो बड़ी यूनिवर्सिटियां जेएनयू और जामिया मिलिया आज एहतजाज होने जा रही है। ऐसा ने जहांगीरपुरी में बिल्डोजर चलाने के खिलाफ आज दोपहर 2 बजे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में मुजाहिरा करने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तलबा विंग NSUI ने रात 9:30 बजे मुजाहिरा करने का ऐलान किया है। जहांगीरपुरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। अर्जी गुजार के वकील की दलील, एक मखसूस कमेटी को बनाया जा रहा है निशाना, दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। जहांगीरपुरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपनी समाअत जारी रखे हुए हैं। अर्जी गुजार के वकील की दलील, एक मखसूस कम्युनिटी को बनाया जा रहा है निशाना, दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के वकील, अर्जी गुजार के वकील ने अपनी दलील पेश करी और एक मखसूस कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है। वकील के दलील का इस तरह से सामने उनका पहला पेशा ये आया है कि उन्होंने कहा है कि एक मखसूस कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है। बिल्डोजर सियासत और कई रियासतों में हुए फसादात को लेकर कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। शशि थरूर ने कहा है कि हुकूमत का काम मुल्क कौम की तामीर और तरक्की करना होता है, न कि उससे मिसमार करना। जहांगीरपुरी मामले पर बोलते हुए शशि थरूर ने कहा है कि अदालत उज़्मा के हुक्म के बावजूद 2 घंटे तक इन्हदामी कार्रवाई जारी रही। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की इस कार्रवाई से हुकूमत ने कई शहरियों का यकीन खो दिया है। शशि थरूर ने कहा है कि दुनिया भर में हिंदुस्तान की एक इमेज खराब हो रही है। हमारी पहचान एक सेक्युलर मुल्क के तौर पर है, पर अब हमने अपनी पहचान खो दी है। No, the impact is certainly very damaging. Already India's image is going downhill around the world. I'm sorry to say that everything that I hear from my friends abroad of various faiths is deeply negative. We are being identified with minority persecution and with Islamophobia. And we are a country that at one point used to be respected and honored across the world and in the Muslim world for our democracy and our respect for all our citizens and the diversity we upheld. Today we are seeing India being reduced to something that honestly no Indian can be proud of, being seen this way around the world.
गुजरात के रुकन असेंबली जिग्नेश मेवानी की देर रात आसाम पुलिस ने गुजरात के पालनपुर से गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें अहमदाबाद आसाम से ले जाया गया। आसाम पुलिस ने जिग्नेश मेवानी को आईटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। जिग्नेश के हामियों का कहना है कि आसाम पुलिस की तरफ से उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई। आसाम में जिग्नेश पर एक ट्वीट के सिलसिले में केस दर्ज किया गया था। आधी रात को कांग्रेस लीडर मेवानी की हिमायत में सड़कों पर निकल आए। कांग्रेस के रियासती सदर जिग्नेश ठाकुर समेत कांग्रेस अरकान अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचे। उन्होंने जिग्नेश की हिमायत में एक आसाम पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। एफआईआर ની કોપી નહીં મેરે કો દી હે એફઆઈઆર ની કોપી નથી આપી શું જે શાંતિ અને અમનના જે બે ટ્વીટ કરવામાં આવ્યા હતા એના કારણે પોલીસે એમની અરેસ્ટ કરી છે પાલનપુર સર્કિટ હાઉસથી। હવે એમને એરપોર્ટ તરફ લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે અને એરપોર્ટથી એમને આસામ ડિપોર્ટ કરવામાં આવશે। એફઆઈઆર ની કોઈ માહિતી નહીં, કોઈ જાણકારી નહીં અને પોલીસ દ્વારા जिग्नेश मेवानी धारासभ्य वडगाम ने अरेस्ट। ब्रेक के बाद इस्तकबाल अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां खरगोन में 10 अप्रैल को हुए फिरकावाराना तशद्दुद के बाद हालात अब पूरी तरह से जहां साजगार हो गए, वहीं हुकूमत के जरिए वीडियो फुटेज की बुनियाद पर शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पुलिस इंतजामिया के जरिए अब तक 154 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिनमें से 2 लोगों के खिलाफ एनएसए भी लगाया गया है। हुकूमत के जरिए की जा रही कार्रवाई को कांग्रेस ने तनकीद का निशाना बनाया है। कांग्रेस ने हुकूमत की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि घरों को गिराने का किसको हक नहीं है। खरगोन के अंदर वीडियो फुटेज जो आए हैं, उन वीडियो फुटेज के अंदर लोग पहचाने जा रहे हैं। अभी तक 154 लोग कुल गिरफ्तार हुए। 2 लोगों पर रासुका की कार्रवाई की है। मोहसिन उर्फ नाती, नवाज पिता आसिफ, ये दोनों पर मोहसिन पर 10 से अधिक अपराध हैं और नवाज पर 8 से अधिक अपराध हैं। जो विजुअल फुटेज आए हैं उनमें ये साबित हुए हैं। एसपी साहब पर जो गोली चलाई थी वो व्यक्ति भी पहचान लिया गया है। वसीम उर्फ मोहसिन जिसका नाम है वो भी पहचान लिया गया है। एक तेजू जो पान वाला था उसका भी वीडियो आया है, जिसे कल इंदौर से गिरफ्तार किया है, जो पत्थर फेंकते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वो वीडियो भी उपलब्ध है हमारे पास में। देखिए, बिल्कुल सही है। घर की राइट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसको एक्वायर करना, तोड़ना किसी का भी हक नहीं है। और यदि आपको कोई ऐसी बात आती है, कोई बहुत ही ज़्यादा कोई जुर्म किया हो और आप उसको तकलीफ लाना चाहते हैं, तो सील कर दीजिए। सरकार के कोई योजना के तहत उसका इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन राष्ट्रीय संपत्ति को बुलडोजर से समाप्त करने का कोई अधिकार किसी को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उचित निर्णय लिया है और कानून हर आदमी के लिए बराबर है। यदि एक अपराधी भी है तो देश का कानून उसके लिए भी लागू है। एक राजनेता। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला के एनकाउंटर के ताल्लुक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। एलईटी का सरकर्दा कमांडर यूसुफ कंतरू हलाक हो गया है। एलईटी कमांडर की हलाकत आईजीपी कश्मीर ने इसे बड़ी कामयाबी करार दिया है। कई शहरियों की हलाकतों में मुलव्वस थे ये मिलिटेंट। एसपीओ और इसके भाई और इसके जवान के कत्ल में था ये मुलव्वस। सरकर्दा मिलिटेंट यूसुफ कंतरू की हलाकत की गई है। बारामुल्ला एनकाउंटर में यूसुफ कंतरू की हलाकत हुई है। आईजीपी कश्मीर ने इसे बड़ी कामयाबी करार दिया है। आईजीपी कश्मीर का कहना है कि कई शहरियों की हलाकत में ये मिलिटेंट मुलव्वस था। एसपीओ और उसके भाई और एक जवान के कत्ल में यूसुफ कंतरू मुलव्वस था।
तो बड़ी कामयाबी करार देते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे दे दिया है। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में एनकाउंटर के ताल्लुक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एलईटी का सरकर्दा कमांडर यूसुफ कंतरू हलाक किया गया है। बताया जा रहा है कि यूसुफ कंतरू कई सारे शहरी हलाकतों में मुलव्वस था और इसी के साथ एसपी और इसके भाई और एक जवान के कत्ल में इसे मुलव्वस पाया गया है। बहरहाल बारामुल्ला एनकाउंटर के ताल्लुक से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एलईटी कमांडर की हलाकत हुई है। यूसुफ कंतरू एलईटी के कमांडर है और उनकी हलाकत हुई है और पुलिस ने, आईजीपी पुलिस ने इसे बड़ी कामयाबी करार दिया। जम्मू कश्मीर के जिला बारामुल्ला में एनकाउंटर सुबह से ही जारी था और अब एक मिलिटेंट के हलाकत की खबर आ रही है। इस मिलिटेंट की शिनाख्त एलईटी के सरकर्दा कमांडर यानी यूसुफ कंतरू हलाक हुए हैं। हमारे साथ मुनीर जुड़ चुके हैं बारामुल्ला से। मुनीर, ये बताए कि अब एक मिलिटेंट के हलाकत की खबर है, क्या कुछ है मजीद तफसील? देखिए, जिस तरीके से अभी आईजीपी कश्मीर ने ये ट्वीट किया है कि यूसुफ कंतरू जो एलईटी का सबसे बड़ा कमांडर माना जाता था और गुज़श्ता कई सालों से वो एलईटी के साथ वाबस्ता थे, तो उन्होंने ट्वीट किया कि उनको मार गिराया गया है और ये बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और इस तरह यहाँ पे हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है और अभी जो बीच में वक्फे से कभी कभार फायरिंग का तबादला जो है वो रहा है और अभी कहा जा रहा है कि वो 5 से 6 मिलिटेंट जो है वो छुपे बैठे हैं और अभी उनकी भी तलाश जारी है। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है बारामुल्ला और बडगाम से काफी तादाद में यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स को लाया गया है और जो ये इलाका है और क्योंकि ये घने जंगलात में ये गांव जो वाक़ा है और इसको कॉर्डन ऑफ किया गया है और घर घर तलाशी मजीद जारी है और जो बाकी मिलिटेंट छुपे हैं उनकी तलाशी जारी है। जी मुनीर, ये जानना चाहेंगे आपसे कि जहां पर एनकाउंटर हो रहा है, जो उसके अतराफ में आबादी है, उनके लिए किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं? देखिए, जो अतराफ में वहाँ आबादी है जो यहाँ पे एनकाउंटर साइट से, उनको बहिफाजत वहाँ से निकाला गया है, उनको दीगर जगहों पे उनको मुंतकिल किया गया है और इसके आसपास जो इलाके हैं उन लोगों को कहा गया है कि वो घरों में रहे और बाहर ना आए और इसमें जो सड़कें हैं उनको सील कर दिया गया और किसी को वहाँ जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जी मुनीर, इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे का बिलाखिर तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह नासिक के नए पुलिस कमिश्नर जयंत नायक वरे लेंगे। नासिक के मुतनाज़ा कमिश्नर ऑफ पुलिस दीपक पांडे का तबादला स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ओहदे पर कर दिया गया है। दीपक पांडे ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें अजान से 15 मिनट पहले और 15 मिनट के बाद तक किसी भी मजहबी इज्तिमा या इबादतगाह को लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी थी। इस नोटिफिकेशन को लेकर दीपक पांडे सुर्खियों में आ गए थे। मुल्क में कोरोना के केसेस में एक बार फिर इजाफा देखा जा रहा है। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों में 2380 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 56 अफराद कोरोना से फौत हो गए हैं, जबकि इसी दौरान 231 अफराद को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। मुल्क में इस वक्त कोरोना के 13,433 एक्टिव मामले हैं। वहीं दिल्ली में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1000 से ज़ायद नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में फ़ाल केसेस की तादाद 2641 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में एक मरीज की कोरोना से मौत भी हुई है और 314 अफराद की सेहतयाबी होने के बाद अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। दिल्ली में कोरोना मुस्बत की शरह 5.70% तक पहुंच गई है। गुज़श्ता रोज कोरोना के मामलात में इजाफे के पेश नजर दिल्ली हुकूमत ने अवामी मकामात पर लोगों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया है। इस उसूल की खिलाफ वर्जी करने वालों से 500 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। दिल्ली में एक बार फिर से कोविड की जो रफ्तार है वो तेज़ हो चुकी है। लगातार दिल्ली में केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और जिसके चलते दिल्ली सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल के जो नियम हैं उनको दोबारा से लागू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इस बार जो कोविड प्रोटोकॉल के जो नियम हैं वो लागू कर दिए गए हैं, यानी कि दिल्ली में दोबारा से
मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना भी किया जाएगा। साथ ही अस्पतालों की अगर हम बात करें तो दिल्ली सरकार की तरफ से अस्पतालों में व्यवस्था की गई है और सभी सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार के जो अस्पताल है उसमें जो बेड है उनको रिज़र्व कर दिया गया है। एक जो वार्ड है उसको कोविड के लिए रिज़र्व कर दिया गया है कि अगर किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो अस्पतालों में मरीजों को इलाज मिल सके। साथ ही बच्चों को इस बार कोविड के जो केसेस आ रहे हैं उसमें बच्चों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते बच्चों के लिए अस्पताल में नया वार्ड बनाया गया है और उस वार्ड को रिज़र्व कर दिया गया है जिससे कि बच्चों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। साथ ही सरकार एक बार पूरी तरीके से दोबारा से अलर्ट है क्योंकि एक बार दोबारा से दिल्ली में कोविड के जो केस हैं वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। लेकिन इन सब के बीच ये ज़रूरी है कि हम लोगों को खुद एहतियात बरतना पड़ेगा। हमने कुछ प्रोजेक्ट वगैरह किए, कुछ स्कूल्स को विजिट किया, हजरत बाल दाता को विजिट किया और कुछ ज़्यादा समय बिताना था यहाँ पर, लेकिन कल हमारा कोर्ट का हियरिंग है, इस वजह से आज एक टूर का ये जो विजिटिंग यहाँ से पूरा हो रहा है। और हमने जो एक्चुअली सेंट्रल ने कश्मीर के लिए स्पेशल ले दिया उसके बारे में मैं आपको 2 मिनट में ब्रीफ करती हूँ कि 2021 और 22 के लिए कश्मीर के लिए कितने फंड रिलीज हुए हमको। ये प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम PMGVK के लिए, इसके लिए 19 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर टोटली हमको सैंक्शन हुए हैं और टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट 314.33 लाख है। सेंटर शेयर इसमें 282 लाख है। फंड रिलीज हुआ अभी तक 141.44 लाख और प्रोजेक्ट अप्रूवल हुए कश्मीर के लिए। इसमें एक जो राजौरी डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए हेल्थ सब सेंटर्स के लिए 4, एडिशनल क्लासरूम के लिए 11th और आंगनवाड़ी सेंटर्स 4, इसके लिए फंड सैंक्शन हुआ है सेंट्रल से। और फ्री कोचिंग जो बेनिफिशियर्स है हमारे यहाँ, जिसका 2021-22 में 50 बच्चे हमारे कश्मीर से बेनिफिशियरीज है और इनके लिए हम 39 लाख सैंक्शन की है सेंट्रल गवर्नमेंट से। और स्कॉलरशिप भी हुआ है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है 2021 और 22 के लिए, जिसमें हमने 76.94 करोड़ सैंक्शन किए हैं और पोस्ट मैट्रिक के लिए 26.3 करोड़ सैंक्शन हुआ है अभी तक। मैट्रिक कम मेंस स्कॉलरशिप के लिए 23.23 करोड़ सैंक्शन हुआ है। नई उड़ान स्कीम है, जैसे आप सब जानते हैं, ये लोगों को आर्टिस्ट के लिए, जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये थी कौमी अक़लियती कमीशन की चेयरपर्सन सईद शहजादी जो श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।